सवाल है कि मुझे ये जो है जानना है कि मैंने 1 मंथ पहले मोटेशन के लिए अप्लाई किया था, कर्मचारी के झूठे ऑब्जेक्शन उस मोटेशन पे लगा दिया है, वंशावली अटैच नहीं है जबकि मैंने उस डॉक्यूमेंट में वंशावली अटैच दिया था। इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका जो दाखिल खारिज है यानी मोटेशन है, ठीक है, अगर वो एक तरह से होल्ड पे है या उस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है कर्मचारी के द्वारा, जो भी कंडीशन होकर, ये कर्मचारी पे डिपेंड करता है ना, तो इसके ऊपर एक तरीका ये होता है कि चलो यहाँ से अपना काम निकाल लिए, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो आपके पास जो अधिकार है वो है DCLR का, ठीक है, DCLR का। वो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन है, आपका मोटेशन नहीं कर रहा है, तो आप DCLR के पास मोटेशन अपील का जो है केस फाइल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो है कंडीशन हो सकते हैं, मोटेशन से संबंधित जो भी बात है आप वहाँ पे उनको बता सकते हैं। अगर उनका और डिग्री जो है आपके फेवर में हो गया तो फिर आपका मोटेशन जो है डायरेक्ट वो CO को ऑर्डर होता है और फिर आपका जो है मोटेशन हो जाएगा, दाखिल खारिज ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आपका मोटेशन अगर मान लेते हैं क्या चीज का है, ठीक है, पहला हो सकता है कि किसी रजिस्ट्री का है, दूसरा कि अब अगर आपका परिवार में बंटवारा का मोटेशन है, और अगर आपका परिवार में बंटवारा जो है ना, बंटवारा जो है एक तरह से में भाइयों का सपोर्ट नहीं है आपका, तब आप मोटेशन के लिए अप्लाई करेंगे DCLR के पास भी, तो भी आपको उस पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा उस केस में, और कि आप जो है इनको अपना हिस्सा क्यों नहीं अलग करके दे रहे हैं, तो वो भी यहां से DCLR के पास से आपको फायदा है। कि मान लेते आप मोटेशन करा, इस वजह से नहीं हो रहा है कि आपके भाई लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे, तो उसका जवाब वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी यहां से आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक बार DCLR के पास जो है आवेदन करना चाहिए, और अगर आप ये अच्छे से नहीं कर पाए तो किसी वकील से जो है वहीं अनुमंडल के ही किसी वकील से संपर्क कर लें, वो DCLR से आपका जो भी है वो सारा काम कर देंगे। अगला सवाल है, बैंक अकाउंट में खाता धारक की मृत्यु होने पर रुपया कैसे निकालें अगर नॉमिनी में जो है यहाँ पे अकाउंट में नहीं है? तो देखिए, अगर जो भी अकाउंट है, अकाउंट होल्डर जो भी होगा, ठीक है, तो अकाउंट होल्डर का जो भी यहाँ पे है उसके अमाउंट जो पैसे होंगे, ठीक है, तो अगर जिसके नाम से अकाउंट है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पहला आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए। अगर उनका शादी हो गया है, तो अगर नॉमिनी का नाम नहीं भी दिया हुआ है तो पहला उत्तराधिकारी जो होगा उस संपत्ति का, उस पैसे का, वो उनकी पत्नी होगी, ठीक है, पत्नी होगी। अगर पत्नी भी नहीं है तो दूसरा उनके पिता होंगे, ठीक है, अगर पिता भी नहीं है तो तीसरा उनके जो है यहाँ पे भाई होंगे, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब एक यहाँ पे कंडीशन और होता है कि अगर पत्नी नहीं है और बेटे हैं, ठीक है, तो बेटे होंगे, यानी बीच में यहाँ पे देख सकते हैं, पत्नी नहीं है, बेटे हैं तो बेटे होंगे। अब ये दोनों में से कोई नहीं है तो पिता होंगे, उसके बाद भाई होंगे। तो इतना ये सारा कंडीशन है। तो अगर बैंक अकाउंट जो है इसके लिए, लेकिन आपको जो है वहाँ के जो भी अकाउंट के ब्रांच मैनेजर है उनके पास आपको आवेदन करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी की जमीन 1960 से पहले की थी और उसके बाद फर्जी तरीके से जमींदार ने रजिस्ट्री करा ली किसी और को खड़ा करके। अब मुझे अपने दादाजी का 1955 का अंगूठे का निशान कैसे प्राप्त करूं? किस दस्तावेज में मिल सकता है? देखिए, ये दस्तावेज तो आपको ढूंढना होगा कि किस दस्तावेज में मिल सकता है, कि मामला बहुत पुराना है और मान लेते हैं कि उस समय अगर दादाजी ही एक्शन लेते तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर उस जमीन का, संपत्ति का दाखिल खारिज भी हो गया है ना, और वो उसका दखल भी किए हुए है, और अगर आप अभी कहेंगे कि वो, तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए वो तो ऊपर करना ही पड़ेगा कि वो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मिले उस समय का जिसमें दादाजी का अंगूठे का निशान हो, तो वो अगर एक्सपर्ट उसको दोनों को जो है अगर अलग साबित करेंगे तभी ये रजिस्ट्री टूटेगा, अन्यथा इतना आसान नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति का दखल नहीं है, दखल आज तक आपके पास है, उस केस में उसको जो है रद्द किया जा सकता है। लेकिन
लेकिन अगर वो दखल भी कर लिया, वो दाखिल खारिज भी करा के पास है और आपके पास ये प्रूफ नहीं मिलेगा, आप उस रजिस्ट्री को कैसे फॉल्स करार देंगे। इसलिए कि गैप जो है वो काफ़ी लंबा है। और वो रजिस्ट्री अगर सारे प्रक्रिया के साथ जो है निबंधन कार्यालय में दर्ज भी होगा तो फिर आपको तो प्रूफ वही यहाँ पे देना होगा कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री किया वो व्यक्ति फर्जी था। तो उसको फर्जी साबित करने के लिए आपको अपने दादा के जो है अंगूठे या सिग्नेचर जो भी है उसको तो साबित करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि दादाजी दोनों जो है लड़का को जो है मौखिक जमीन बांट दिए, दोनों भाई खेत अलग अलग जोतने लगा, बड़ा भाई जो है यहाँ पे बड़ा होने लगा और बड़ा भाई अपने 3 जो है बेटी को जमीन बराबर बराबर जो है वो रजिस्ट्री कर दिया। छोटे भाई जमीन पर जो है आपत्ति लगा दिया, जिसका जो है यहाँ पे तो आपत्ति लगाने के बाद रसीद नहीं कटा, जबकि बड़े भाई का बड़े बेटी ने जो है यहाँ पे रजिस्टर छोटे भाई के यहाँ पे बड़े बेटे को जो है किया, यह सोचकर कि रसीद तो कटेगा नहीं तो क्या फायदा, और कम दाम में बेच दिया और उसका रसीद भी कट गया। उसमें जिस जमीन में और 2 बेटी का रसीद नहीं कटा और यह भी हो गया यहाँ पे 2 साल रजिस्ट्री किए, तो ऐसे में क्या करें, कैसे रसीद कटवाएं। और एक और बात जो है कि यहाँ पे आपत्ति तो लगाया है, वही जमीन भी खरीदा है, प्लीज हेल्प में। देखिए 100% रसीद कटेगा और इसको कटने से कोई रोक नहीं सकता है। पहला आवेदन सीओ को कर दें इस बात के लिए कि आपने जमीन खरीदी है, आवेदन करें, ठीक है। और अभी आपका जो भी रजिस्ट्री है उसको तो वो ऑनलाइन आप करें, उस पर लगा हुआ आवेदन करें कि आप जो जमीन खरीदे हैं वो आप उनके वंशज हैं, ठीक है। और ये चीज है यहाँ पे, लेकिन एक ही होता है ना कि वंशज को तो ऐसे अधिकार है, आप उस रजिस्ट्री भी है, अन्यथा बिना रजिस्ट्री का भी पीएस फाइल कर देना तो आपको ऐसे ही अधिकार मिलेगा, ठीक है। वो रजिस्ट्री एक तरह से मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि अमान्य नहीं है, लेकिन पीएस फाइल करें, पार्टीशन सूट फाइल कर दें, ऐसे भी आपको हक मिलना है। लेकिन फिर कोशिश करें, अगर आपका वो उसका दाखिल खारिज हो जाता है तो आप इसके लिए एक बार डीसीएलआर कोर्ट में भी आवेदन कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट आप जो है पार्टीशन फाइल कर देंगे कि आपको सही तरीके से हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, इसलिए ये रजिस्ट्री को किया गया है ना। और वो आपको जितना भी शेयर है वो पूरा शेयर मिलेगा और जितना हर जगह मिलेगा, ठीक है। जितना भी जगह संपत्ति है सारे जगह में समान अधिकार मिलेगा। सवाल है कि सर मैं 10 रुपये के सादे स्टाम्प पर लाल पेन से सिग्नेचर कर दिया और 8 साल पहले वो स्टाम्प पेपर खो गया, तो क्या वो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं, गलत क्या होगा, ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सादा है, 10 रुपये का स्टाम्प है, 10 रुपये का स्टाम्प में क्या वैल्यूएशन चढ़ेगा, है ना, और वो क्या मान्य होगा, तो इसलिए उसका जो है कोई भी मान्य नहीं होगा। कोई तरह का आप मन में संदेह ना रखें, लेकिन ऐसा जो है आज 10 का हुआ, आगे चल के कोई बड़ा स्टाम्प पे ना कर दें तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए ऐसा ना ही हो तो ज़्यादा सही है। और सिग्नेचर पहले नहीं करेंगे सादे पे, जब सारा कुछ उस पर मेंशन हो जाएगा तभी करना सही है। सवाल है कि सर हमारे खेत में गांव के कुछ लोग जबरदस्ती रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बनाने से मना किए तो वो धमकियां दे रहे हैं, क्या करें, है ना, लैंड गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। देखिए अगर निजी जमीन है और कोई जबरदस्ती रास्ता का काम अगर कर रहा है तो उस केस में अगर वो भी जो भी जमीन है यहाँ पे आपका खेत है, तो इसके लिए आप तुरंत 1-2 सबसे पहले एसडीओ के पास भी आवेदन कर दें, एसडीएम के पास, ठीक है, और एसडीओ के पास आवेदन कर दें और थाना प्रभारी को भी सूचित कर दें, सीओ को भी सूचित कर दें, लेकिन एसडीओ के पास भी आवेदन कर दें, उस पर एक्शन जरूर लें, ठीक है। अगर कोई रास्ता से संबंधित ऐसा कुछ करता है, उसके बाद अगर वहाँ से नहीं निपटेगा तो फिर जिला अधिकारी है, वहाँ से भी आप आवेदन करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल जो है उसके लिए उसको रोकना पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। इसके लिए प्रशासन का भी मदद लेने का प्रयास करें, एसडीओ हैं, उसके साथ साथ वहाँ डीएसपी बैठते हैं, डीएसपी को भी आवेदन कर दें कि कोई अगर जबरन करेगा तो आपको तो एक्शन लेना ही। सवाल है कि सर 20 साल पहले ज़मीन बेची थी लेकिन जो है रजिस्ट्री नहीं दी, क्या वो अब जो है यहाँ पे छूट सकती है? वो ज़मीन अब खाली पड़ी है ना, वहाँ पे फालतू पशु रखे हुए हैं, पर देखिए मकान नहीं है, देखिए वो मकान नहीं है, अगर आप रजिस्ट्री किए ही नहीं, 20 साल ज़मीन बेचे, रजिस्ट्री किए ही नहीं, तो ज़मीन तो आप ही का रह गया। फिर अब अगर खाली है तो आप उसको दखल कर लीजिए,
दखल कर लीजिएगा तो आपकी संपत्ति है। फिर आपने बेचा लेकिन आप रजिस्ट्री किए ही नहीं, 20 साल हो गया और खाली पड़ा है, उस पर कुछ नहीं, तो आप अगर दखल उसको अपने अंदर में कर लिए तो फिर संपत्ति आपकी हो जाएगी। फिर कोई कानूनन कितना भी लड़े, आप ही के नाम से दर्ज है तो संपत्ति आप ही की रहेगी। सवाल है कि मेरे मौसी के जमीन में जो है 3 हिस्सेदार हैं और सर उस जमीन पर मेरी मौसी ही सिर्फ रहती है, घर बना हुआ है, चारों तरफ से बाउंड्री किया, वो दोनों हिस्सेदार उस जमीन को जो है दूसरे के हाथ बेचना चाहता है, क्या वह मेरे मौसी को नहीं बेच सकता? उसका कोई रसीद भी कभी नहीं कटा अभी तक। देखिए, मौसी के नाम से अगर जमीन है और 3 हिस्सेदार है उसमें, और वो अगर मौसी अगर सिर्फ रहती है वहाँ पे और घर बना हुआ है, ठीक है, उस केस में बिना बंटवारा के कोई भी कुछ नहीं बेच सकता है। पहली बात, अगर बेचेगा भी तो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन वो ये उसको पावर है कि वो बंटवारा कर ले, सब अपना अपना हिस्सा अलग कर ले, फिर अपना हिस्सा वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन बिना बंटवारा किए हुए अगर बेचता है और उसके बाद आपकी मौसी अगर उस पर ऑब्जेक्शन लगा देगी तो फिर खरीदने वाला को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल है कि हेलो सर, हमारे पिता 3 भाई थे, तीनों अब नहीं हैं, सभी का जो है यहाँ पे नाम है, खेत में नाम है ना, नाम है, खाते में नाम है। एक भाई जो है शादी के बाद मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी का जो है दूसरा विवाह हो गया, तो क्या उस भाई का हिस्सा बाकी के दोनों भाइयों के परिवार को मिलेगा? देखिए, अगर यहाँ पे भाई की मृत्यु हो गई और खाते में अगर नाम है ना, जो खाता है उसमें अगर नाम है तो उस केस में अगर मान लेते पत्नी का कोई बच्चा नहीं है, जो इनका मृत्यु हुआ उनका अगर कोई भी बच्चा नहीं है, तो उस केस में वो संपत्ति फिर भाई को ही मिलेगा, ना कि पत्नी को। और पत्नी मतलब विधवा जो है अगर वो दूसरा शादी कर ले तो फिर वो संपत्ति भाई को ही मिलेगा, इसलिए कि अब वो दूसरा शादी कर ली, अब अधिकार वहाँ उनका जो है दूसरे के यहाँ चला गया, ठीक है। अगर वो नहीं करती तो पूरा अधिकार यहाँ पे मिलता उनको। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।